हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो आपका कैलेंडर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं सेशन के साथ, फिर हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कैलेंडर टॉपिक की बात किया जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलेंडर होता क्या है, तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि कैलेंडर कहते किसको हैं, क्योंकि सभी के घरों में कैलेंडर लगा रहता है। ठीक है, तो कैलेंडर कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि कैलेंडर कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर कैलेंडर की मैं बेसिक जानकारी आपको दूं, मैं कैलेंडर की, तो देखिए कैलेंडर क्या होता है कि किसी भी निर्धारित वर्ष को प्रदर्शित करने का माध्यम क्या कहलाता है? कैलेंडर कहलाता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ईयर को प्रदर्शित करने का माध्यम कैलेंडर है। ठीक है, जैसे अभी आपका क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। ठीक है, अब 2021 कल को खत्म होगा, फिर 2022 आएगा, तो फिर आप 2022 का कैलेंडर लेके आओगे। ठीक है, और वो कब तक आपके घरों में रहेगा? जब तक 2022 चलता रहेगा। फिर नया साल आएगा, फिर नए साल का कैलेंडर लाओगे। तो हर साल एक नए ईयर का कैलेंडर लेकर आते हो आप। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर को प्रदर्शित करने का माध्यम क्या कहलाता है? कैलेंडर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर कैलेंडर की बात करें, हम लोग फटाफट थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद आएंगे टॉपिक पर। ये थोड़ी सी हिस्ट्री में बता रहा हूं, ये आपके लिए उतना ज्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जो कैलेंडर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपका इंग्लिश कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर जिसको हम रोमन भी कहते हैं, रोमन कैलेंडर भी कहते हैं, और या कहीं कहीं पे इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर, इसको हम लोग रोमन कैलेंडर भी कहते हैं या ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हिंदू कैलेंडर, जिसको आप पंचांग कहते हैं। ठीक है, हिंदू कैलेंडर जिसको आप क्या कहते हैं? पंचांग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों कैलेंडर्स में 12 महीने होते हैं। इन दोनों कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। इसमें भी आपका 12 महीना होता है। ठीक है, इसमें भी आपका 12 महीना होता है, और इस अंग्रेजी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में हिंदू कैलेंडर से कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाता है। जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो आपके इंग्लिश कैलेंडर से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हिंदू कैलेंडर के बारे में उतना जानना आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखिए, अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो आप जानते होंगे चैत, बैसाख, ठीक है, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कार्तिक, अश्विन, ठीक है, और आपका अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। ठीक है, ये आपके 12 महीने हैं जो आपके हिंदू कैलेंडर में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हिंदू कैलेंडर है और जो अंग्रेजी कैलेंडर है, तो देखिए, जो हिंदू कैलेंडर है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, ये कैलेंडर उस पर आधारित है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदू कैलेंडर का प्रत्येक महीना 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको आप कहते हैं शुक्ल पक्ष और दूसरा कहते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष और दूसरा क्या होता है? कृष्ण पक्ष। ठीक है, और ये दोनों ही 15-15 दिनों में डिवाइड होता है।
ठीक है। अब शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी के पास आता है और उसमें पूर्णिमा पड़ता है, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जाता है और उसमें क्या होता है, अमावस्या पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित है, और जो आपका इंग्लिश कैलेंडर है वो पृथ्वी के चारों तरफ जो सन का मूवमेंट है ये उस पर आधारित है। ठीक है, तो ये रही बेसिक बात हमारे हिंदू कैलेंडर की। ठीक है, आपको जानना थोड़ा सा आवश्यक था, इसलिए मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी। हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन, ये आपके 12 महीने हैं। लेकिन इससे आपके एग्जाम में कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन आप हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए थोड़ा सा हिंदू कैलेंडर के बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंग्लिश कैलेंडर पर, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश कैलेंडर को मैंने 2 नाम और दिया, रोमन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अब इसको रोमन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर की शुरुआत ही रोम में एक चर्च के पादरी थे, कौन? ग्रेगोरियन साहब। ठीक है, उन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी, इसीलिए इसे रोमन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इतना क्लियर है? ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है ना इतना? चलिए अब देखिए, मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई कैलेंडर की कि कैलेंडर क्या होता है, किसी भी एक निर्धारित वर्ष को प्रदर्शित करने का माध्यम होता है। ठीक है, तो देखिए कैलेंडर की बात आई तो सबसे पहला मैंने शब्द लिया क्या? वर्ष। ठीक है, अब जब किसी भी वर्ष के कैलेंडर को आप लेके आओगे अपने घर में तो आप ये पाओगे कि उसमें क्या बने हुए हैं? 12 महीने दिए गए होंगे। ठीक है, अलग अलग पेजेस पे, या एक ही पेज का कैलेंडर होगा तो उसमें अलग अलग खानों में आपके 12 महीने बने होंगे। क्या बने होंगे? 12 महीने बने होंगे। ठीक है, अच्छा, जब किसी महीने को आप उठाओगे तो आप ये पाओगे कि महीना क्या डिवाइड होगा? 7-7 कॉलमों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर डिवाइड होगा। उन 7 कॉलम को क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं बच्चों। ठीक है, और वो सारे सप्ताह किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? या तो दिन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या तो तारीख को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, वो जो सप्ताह बने हुए हैं क्षैतिज और लंबवत किसी महीने में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? दिन और तारीख। ठीक है, तो कैलेंडर की बात आई तो सबसे पहले शब्द आया वर्ष, उसके बाद शब्द आया महीना, उसके बाद शब्द आया सप्ताह, और उसके लास्ट में शब्द आया दिन या तारीख। ठीक है, तो कैलेंडर टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं करना है, इन्हीं 4 शब्दों के बारे में बृहद अध्ययन करना है, और हमको कैलेंडर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इन्हीं चारों टॉपिक्स को डिटेल में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला शब्द आपके सामने दिख रहा है ईयर। सबसे पहला शब्द दिख रहा है वर्ष। क्या दिख रहा है? वर्ष, जिसको कहते हो क्या? ईयर। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि वर्ष 2 प्रकार का होता है। पहला आपका लीप वर्ष होता है और दूसरा आपका साधारण वर्ष होता है। ठीक है, पहला आपका लीप वर्ष होता है जिसको आप अधिवर्ष कहते हो, और दूसरा आपका क्या होता है? साधारण वर्ष कहता है। ठीक है, लेकिन लीप और साधारण जानने से पहले आप अब एक चीज और जानिएगा कि वर्ष 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शताब्दी वर्ष, जिसको कहते हैं सेंचुरी ईयर, और दूसरा होता है गैर शताब्दी वर्ष जिसको कहते हैं नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक है,
पहला होता है शताब्दी वर्ष जिसको कहते हैं सेंचुरी ईयर, और दूसरा होता है गैर शताब्दी वर्ष जिसको कहते हैं नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक है, समझिएगा ध्यान से सारी चीजें, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करूंगा। ठीक है, जो आप लीप और साधारण जानते थे अभी थोड़ा सा उसको भूल जाइए। आप ये जानिए कि सबसे पहले वर्ष की बात आएगी तो हमारे दिमाग में दो शब्द आना चाहिए, पहला शताब्दी आना चाहिए और दूसरा गैर शताब्दी आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर हम शताब्दी वर्ष की बात करें, अगर हम शताब्दी वर्ष की बात करें तो शताब्दी वर्ष कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वर्ष शताब्दी है या गैर शताब्दी। ठीक है, तो आप ये जानिएगा कि जिस वर्ष का अंतिम दो अंक शून्य होगा, जिस वर्ष का अंतिम दो अंक क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, वो वर्ष क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो जैसे हो गया 1900, 2000, ठीक है, फिर आपका क्या हो गया 1600 हो गया, फिर आपका 300 हो गया। ये जितने भी वर्ष हैं ये सब क्या है, ये हमारे शताब्दी वर्ष हैं। क्यों शताब्दी वर्ष हैं, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन बताया कि जिनका अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए, जिनका अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए बच्चों, शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये जितने भी ईयर मैंने लिया इन सबके अंतिम दो अंक क्या है, शून्य है। देखिए 1900 के लास्ट में शून्य आ रहा है, 2000 के लास्ट में शून्य आ रहा है, 1600 के लास्ट में दो अंक शून्य आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं जिनका अंतिम दो अंक शून्य होगा वो सारे क्या कहलाएंगे, सेंचुरी ईयर कहलाएंगे, वो सभी शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है सेंचुरी ईयर। ठीक है, ये है आपका सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर। आई बात समझ में बच्चों, बिल्कुल सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई शताब्दी वर्ष की बात। और गैर शताब्दी वर्ष तो इसी का जस्ट उल्टा होता है। गैर शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जिसका अंतिम दो अंक शून्य ना हो, अंतिम दो अंक शून्य ना हो, शून्य ना हो। ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके गैर शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है बच्चों कि वर्ष दो प्रकार का होता है, पहला शताब्दी वर्ष और दूसरा गैर शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो जिनका अंतिम दो अंक शून्य होगा वो सभी शताब्दी कहलाएंगे, और जिनका अंतिम दो अंक शून्य नहीं होगा वो आपके गैर शताब्दी कहलाएंगे। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग, तो जैसे हम लोग का 2021 चल रहा है, ठीक है, 2008 हो गया, 2010 हो गया, 1995 हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, गैर शताब्दी वर्ष हैं, नॉन सेंचुरी ईयर हैं, नॉन सेंचुरी ईयर हैं। आई बात समझ में। तो देखो जब भी कोई ईयर दिया होगा तो लीप और साधारण पर पहुंचने से पहले सबसे पहले यह जान लीजिएगा कि दिया गया वर्ष शताब्दी है या गैर शताब्दी। और अब हम 100% श्योरिटी के साथ आपसे यह कह सकते हैं कि अब आप आराम से पहचान सकते हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए जब हम शताब्दी और गैर शताब्दी का निर्धारण कर लिए तो अब आएंगे लीप और साधारण पर। ठीक है, अब देखिए ये जो शताब्दी है ये दो प्रकार का होगा, जो आप पहले से जानते हैं, लीप वर्ष और क्या, साधारण वर्ष, लीप वर्ष और क्या, साधारण वर्ष। ठीक है, और इसी तरह ये गैर शताब्दी है, ये भी दो टाइप का होगा, लीप और क्या, साधारण, लीप और क्या, साधारण। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आओगे आप लीप और साधारण चेक करने के लिए। ठीक है, अब आप बताओ कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कब होगा, जब वह 400 से, किससे, 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्या होगा, 400 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या है कि कुछ भी शेष का ना बचना। आई बात समझ में,
कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तब होता है जब वह 400 से उसमें भाग दिया जाए और वह 400 से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, और जब कोई शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित ना हो तो वो क्या कहलाएगा, तब वो साधारण कहलाएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार गैर शताब्दी वर्ष नॉन सेंचुरी ईयर, तो नॉन सेंचुरी ईयर तब होता है, नॉन सेंचुरी ईयर लीप तब होता है जब वो किससे विभाजित हो जाए, 4 से पूरी तरह क्या होना चाहिए, पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। 4 से पूरी तरह क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई भी गैर शताब्दी वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, साधारण कहलाएगा। इतनी चीजें क्लियर हैं बच्चों। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको लीप और साधारण चेक करना है। ठीक है, देखिए लीप और साधारण की बात बाद में आएगी। सबसे पहले आप दिए गए वर्ष को चेक करोगे कि वो शताब्दी है या गैर शताब्दी है। कैसे पता चलेगा शताब्दी है, अगर उन वर्षों का अंतिम 2 अंक शून्य होगा तब वो शताब्दी होगा, और अगर वर्षों का अंतिम 2 अंक शून्य नहीं है तो वो क्या होगा, गैर शताब्दी होगा। ठीक है, अब अगर शताब्दी वर्ष है तो उसका लीप और साधारण चेक करने का प्रोसेस दूसरा है, और अगर वो गैर शताब्दी है तो उसका लीप और साधारण वर्ष चेक करने का प्रोसेस अलग है। ठीक है, अब बताइए कि शताब्दी लीप कब होता है, तो आप कहोगे सर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तब होता है जब वो किससे विभाजित हो, 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, और शताब्दी साधारण कब होता है, जब वह 400 से विभाजित ना हो। ठीक है, उसी तरह गैर शताब्दी लीप कब होता है, जब वो किससे विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए। और गैर शताब्दी साधारण कब होता है, जब वो 4 से विभाजित ना हो। इतना क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल पेन और कॉपी अपने सामने रखे रहिए। जो चीज मैं बता रहा हूं सुन के उसको नोट डाउन करते रहिए ताकि वो चीज तुरंत आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बैंकिंग को छोड़कर और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, लोअर से लेकर हायर लेवल तक, सब जगह इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बिल्कुल धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर है ना। चलिए अब आगे चलते हैं और मैं आपको अब कुछ ईयर्स देता हूं, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक से यही बनता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि बताइए नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा आपका लीप है और कौन सा आपका साधारण है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि दिए गए वर्षों में लीप वर्ष पहचानिए, दिए गए वर्षों में लीप वर्ष पहचानिए। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला आपको दिया गया है 1994, दूसरा दिया गया है 2014, तीसरा दिया गया है 700, चौथा दिया गया है 3400, पांचवा ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, चलिए 2 और ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास 10
ईयर गिवन है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब यहां से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो बिल्कुल क्लियर कर लिया जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिया जाएगा कि इन दिए गए वर्षों में से कौन सा लीप है और कौन सा साधारण है। बिल्कुल अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको बिल्कुल क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए पहला आपको ईयर गिवन है, मैंने बताया कि कोई भी वर्ष दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको कैसे चेक करना है या लीप है या साधारण है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि वो शताब्दी है या गैर शताब्दी है, ठीक है। अब देखिए ये आपका दिया है 1994, तो इसका अंतिम 2 अंक क्या है, शून्य है या नहीं है। तो आप कहोगे सर शून्य नहीं है और दिया गया वर्ष क्या हो जाएगा, गैर शताब्दी हो जाएगा, नॉन सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। अब गैर शताब्दी लीप कब होता है, क्योंकि आपको लीप पहचानना है ना, तो गैर शताब्दी लीप कब होता है, जब वो किससे कटे, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा मैथ की चीज आपको बता देता हूं कि कोई भी संख्या 4 से चेक करना है कि वह पूरी तरह विभाजित हो गया या नहीं, होगी या नहीं होगी। आप पूरी संख्या में भाग देने के बजाय केवल अंतिम 2 अंक में भाग दे दो, ठीक है। अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। अब हम 94 में 4 का भाग देते हैं तो आप क्या पाओगे भाई, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 1 आएगा, 4 उतारोगे और 4 तिहाई 12। क्या पूरी तरह विभाजित हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साधारण वर्ष हो जाएगा, ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरह 2014 ये भी गैर शताब्दी है, 4 का भाग देंगे और 4 का भाग नहीं जाएगा, शेष बचेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 700, इसका अंतिम 2 अंक शून्य है ना, तो अब इसको कैसे चेक करोगे, इसमें 400 का भाग दोगे और क्या 700 में 400 का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका साधारण वर्ष है, ठीक है। अब देखो ये 3400 है, तो क्या 3400 400 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी आपका क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है। देखिए जितने भी अंतिम 2 अंक शून्य वाले हैं, ठीक है, उन सबों को 400 से भाग देना है और जिनका अंतिम 2 अंक शून्य नहीं है उसको किससे भाग देना है, उसको 4 से भाग देना, ठीक है। अब देखिए 1986, तो केवल 86 में 4 का भाग दे दो, 86 में 4 का भाग देंगे, क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। 2010, तो क्या 10 4 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी आपका 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी का क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, ठीक है। 1800 अंतिम 2 अंक शून्य है, क्या ये 4 से कटेगा, सॉरी क्या ये 400 से कटेगा। जहां भी शताब्दी आ जाए 4 का भाग मत दीजिएगा, क्योंकि जितने भी शताब्दी वर्ष हैं वो सभी 4 से कट जाते हैं, लेकिन वो सभी के सभी लीप नहीं होते हैं। वही शताब्दी लीप होता है जो किससे कटे, 400 से कटे। अब क्या ये 1800 400 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका साधारण वर्ष है। अब देखो 1772, तो 72 को चेक कर लीजिए कि 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 72 में जब 4 का भाग दोगे तो बिल्कुल कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, तो ये आपका क्या है, लीप है। तो इसको मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा कलर चेंज करके, ये आपका क्या है, ये आपका लीप वर्ष है, ठीक है। ये आपका क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब 2400, अब देखो इसमें भाग देना है किसका, 400 का, क्या ये कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 4 छंग 24, तो ये आपका क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया, ठीक है। इसमें भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। क्यों 400 का भाग देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर लीप कैसे होता है, जब वो 400 से कट जाए। अब इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साधारण हो जाएगा, ठीक है। तो अब आशा करते हैं कि एग्जाम में अगर आपसे लीप और साधारण पूछेगा तो आप उसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज थी। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब जब आप ये पहचानना जान गए कि लीप और साधारण क्या होता है, तो अब आते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई भी अगर ईयर दे देगा, कोई भी ईयर दे देगा, तो आप कैसे चेक करोगे कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक है, या साधारण वर्ष है। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगला हेडिंग हमारा है कि लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना, लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, ठीक है। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना, तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि जो भी दिया गया वर्ष होगा, जो भी दिया गया वर्ष होगा, क्योंकि हमेशा वर्षों के बीच में ही लीप वर्ष ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जो भी दिया गया वर्ष होगा उसमें भाग देना है किसका? 4 का। जो भी दिया गया वर्ष होगा उसमें भाग देना है किसका? 4 का, ठीक है। और देखना है भागफल कितना आ रहा है। क्या देखना है? भागफल कितना आ रहा है, ठीक है। और एक चीज और करना है, उसमें से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? किसको माइनस करना है? शताब्दी साधारण वर्षों की संख्या को। किसको माइनस करना है? शताब्दी साधारण वर्षों की संख्या को। किसको माइनस करना है? शताब्दी साधारण वर्षों की संख्या को, ठीक है। अब आप ये मत पूछने लगेगा कि सर शताब्दी साधारण वर्ष क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसके जस्ट पहले आपको बता चुका हूं कि जो भी शताब्दी वर्ष 400 से नहीं कटते हैं वो शताब्दी क्या होते हैं? साधारण वर्ष होते हैं, ठीक है। और जो भी 400 से कट जाएंगे वो क्या होंगे? शताब्दी लीप वर्ष, ठीक है। तो मैंने बताया कि दिया गया वर्ष में 4 का भाग दोगे, जो भी भागफल आएगा उसमें से माइनस करना है क्या? शताब्दी साधारण वर्षों की संख्या को, ठीक है। अच्छा चलिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ठीक है। आपको यह पता है कि हर चौथे साल, आपको यह पता है कि हर चौथे साल लीप वर्ष क्या होता है? रिपीट होता है, ठीक है। जैसे जब से कैलेंडर बना होगा, जब से कैलेंडर बना होगा, और हम मानते हैं कि कैलेंडर का जो इंग्लिश कैलेंडर है उसका जो पहला साल है वो कौन सा है? वो सन 1 है, ठीक है। पहला ईयर है ईयर 1, ठीक है। अच्छा चलिए, अब सन 1 आया होगा, उसके बाद 2 आया होगा, उसके बाद 3 आया होगा, उसके बाद 4 आया होगा, ठीक है। अब यहां पर आया होगा आपका पहला लीप। आ रही बात समझ में? इसके बाद कहानी ऐसे बढ़ी होगी, फिर 8 आया होगा, फिर ये आया दूसरा लीप, ठीक है। उसी तरह कहानी ऐसे आगे कंटिन्यू होती गई, और जब आपका 96 आया तो फिर आपका लीप आया होगा, ठीक है। लेकिन फिर 97 आया, 98 आया, 99 आया, और जैसे ही 100वां वर्ष आया तो यहां पर लीप नहीं है, ये क्या है? साधारण है। ये क्या है? साधारण है। और उसके बाद जब 101 आया, 102 आया, 103 आया और 104 आया, तब यहां पर अगला लीप मिला, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या ये जरूरी है कि हर चौथे साल लीप वर्ष आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है बच्चों? तो देखिए यहां पर आपका क्लियर है कि 96 साल पे क्या आया था? लीप आया था, लेकिन फिर 100 पे नहीं आया। यहां पर कितने साल का अंतर हो गया? यहां पर टोटल 8 वर्षों का अंतर हो गया। कितने वर्षों का अंतर हो गया? 8 वर्षों का अंतर हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हर चौथे साल पर लीप वर्ष आ रहा था तो फिर यहां पर 8 वर्षों का अंतर क्यों हो गया भैया? ऐसा क्या हो गया कि यहां पर जो 4 वर्ष पे रिपीट होना था, यहां पर 8 वर्ष पर ऐसा क्यों हो गया? तो थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि देखिए, अगर एक वर्ष की बात करें, एक वर्ष की बात करें
तो आप कहते हो कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और साथ में कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। आप यही तो कहते हो ना कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हर वर्ष आप लोगे तो फिर वही कहानी आएगी, 365 दिन और कितने घंटे? 6 घंटे। ठीक है, फिर अगले वर्ष वही कहानी आएगी, कितनी? 365 दिन और कितने घंटे? 6 घंटे। ठीक है, और फिर वही कहानी रिपीट होगी, 365 दिन और कितने घंटे? 6 घंटे। ठीक है, अब आप ये देखो, यहां पर थोड़ी सी चीजें क्लियर कर लो कि ये जो आपका 6 घंटा था, यही मिलकर कितना दिन बना देता था? 1 दिन बना देता था, क्योंकि 6 × 4 कितना होता है? 24 आवर, और 24 आवर इक्वल टू कितना होता है? 1 दिन के होता है। यही 6 घंटा होता है, तो वो चौथा साल, हर चौथा साल जो पड़ता है वो कितने दिन का हो जाता है? वो 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ कि ये आपका 366 दिन का नहीं हुआ। तो आप ये याद रखना बच्चों कि ये जो 6 घंटा है वो हर साल 365 दिन 6 घंटा कंप्लीट नहीं होता है। वो 6 घंटे की जगह पे आपका 42 मिनट और कुछ सेकंड रहता है, 46 सेकंड रहता है। कुछ इस टाइप का है कि ये 6 घंटा कंप्लीट नहीं है, ये 42 मिनट और 46 सेकंड कुछ इस टाइप का है यहां पर। ठीक है, अब देखिए, अगर ये 6 घंटा ना होकर 42 मिनट 6 घंटा ना होकर ये 5 घंटा 42 मिनट 46 सेकंड है, मतलब कंप्लीट 6 आवर नहीं है। कंप्लीट 6 आवर की जगह पे क्या है? 5 घंटा है, 42 मिनट है और 46 सेकंड है। मतलब अप्रॉक्स हर एक साल कितना मिनट कम है? आप देखोगे तो हर एक साल लगभग 18 मिनट कम है। ठीक है, अब जब हर एक साल 6 घंटे की बजाय 5 घंटा 42 मिनट और 46 सेकंड है, तो एक हमने अनुमान लगाया कि ये जो कमी है यहां पर 18 मिनटों की, ये जब 100 साल होता है तो ये कमी पूरा मिलाकर एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर जो गैप आना चाहिए वो यहां पर गैप, उस गैप को पूरा कर लेता है, और यहां पर जो डिफरेंस हो जाता है वो कितने साल का हो जाता है? 8 साल का हो जाता है। भाई यहां पर जब ज्यादा लेके चल रहे हो, ठीक है, तो वो जो ज्यादा आप लेके चल रहे हो उसको कवर करने के लिए यहां पर जैसे ही हम एक दिन कवर करते हैं, वो जो हमने वैल्यू अधिक ली थी 18 मिनट वाली, वो यहां पर जाकर बैकअप हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे पूछे कि क्या ये जरूरी है कि हर चौथे साल लीप वर्ष आएगा ही आएगा, तो आपका आंसर होगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने बताने के लिए आपको इतना समझाया। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लीप वर्षों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने फॉर्मूला बताया आपको कि वर्षों की संख्या में भाग देना है किससे? 4 का भाग देना है, और क्या लेना है? भागफल लेना है, और उसमें से कुछ माइनस भी करना है। क्या माइनस करना है? शताब्दी साधारण वर्षों की संख्या को। किसको माइनस करना है? शताब्दी साधारण वर्षों की संख्या को। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिएगा, ये फार्मूला आप वहीं पर अप्लाई करिएगा जहां पर डायरेक्टली आपको ईयर गिवन हो। ठीक है, जैसे आपसे पूछे कि 100 वर्षों में लीप वर्ष, 100 वर्षों में लीप वर्ष, तब ये फार्मूला आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लीप वर्षों की संख्या। लेकिन अगर आपको 2 वर्ष के बीच में लीप वर्ष पूछे, तब फिर आप इस फार्मूले से मत निकालिएगा, तब आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे कहे कि 2013 और 2023 के बीच में लीप वर्षों की संख्या, तो देखो अगर आप इससे करोगे तो कितने साल का आएगा? 10 का आएगा।
भाई दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? 10 का आएगा। किससे भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं और क्या लेते हैं? भागफल लेते हैं। भागफल कितना आएगा? 2 आएगा और माइनस साधारण शताब्दी वर्षों की संख्या। तो भाई 10 तक तो कोई साधारण शताब्दी वर्ष तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए भागफल आया 2, ठीक है। अब देखो अब ऐसे डायरेक्टली काउंट करो, ऐसे डायरेक्टली काउंट करो तो क्या आएगा? 2012 आएगा, फिर क्या आएगा? 16 आएगा, फिर क्या आएगा? 20 आएगा। तो देखो ऐसे कितना आया? 3 आया, ठीक है। और ऐसे कितना आया? 2 आया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फार्मूले को आपको वहीं पर अप्लाई करना है जहां पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स गिवन हो, ठीक है। जहां पर आपको टोटल वर्ष दिया गया हो वहां पर आप इस फार्मूले को अप्लाई करिएगा। अगर 2 सालों के बीच में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको फिर गिनना पड़ेगा, एक एक साल को उठाकर चेक करना पड़ेगा कि वो लीप है या नहीं है, जैसा कि हमने यहां पर चेक किया, ठीक है। अगर यहां पर डायरेक्टली हम 4 का भाग देकर चेक करते तो हमारा आंसर क्या आता? 2 आता, ठीक है। लेकिन है कितना? 3 है, क्योंकि 2012 के बाद 13 भी आपका लीप होता है, 16 भी आपका लीप होता है और 20 भी आपका लीप होता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ आपके प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको डिस्कस कर लेते हैं जो इसी लीप वर्षों पर आधारित है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो मैंने फॉर्मूला क्या होता है कि दिया गया वर्ष क्या है? 100। किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। क्या लेना है? भागफल लेना है। तो भागफल कितना आएगा? 25 माइनस शताब्दी साधारण वर्षों की संख्या। अब ये बताइए कि 100 वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष आ रहे हैं? 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितने ऐसे शताब्दी वर्ष आएंगे जो साधारण होंगे? तो आप कहोगे 1 सर, और वो 1 कौन सा है? 100, क्योंकि 100 ही तो शताब्दी आएगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में शताब्दी वर्ष कितना आएगा? 1 आएगा। वो कौन है? 100 है। अब क्या 100 साधारण है या लीप है? तो आप कहोगे सर साधारण है। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में साधारण शताब्दी वर्ष कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और वो कौन सा है? 100। तो इसमें से 1 माइनस कर देना है, तो आपकी वैल्यू आएगी कितना? 24 ईयर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 होते हैं, ठीक है। 24 लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। आई बात समझ में? अच्छा, इसी तरह आपसे 2 वर्षों में पूछा जाए, 200 में पूछा जाए तो कितना होगा? तो क्या कहोगे? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 लीप वर्ष, ठीक है। इसी तरह 300 में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? तो 52 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 400 में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? तो आपका 97 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले से भी आप निकालोगे तो देखो 400 किसका भाग देते हैं? 4 का, ठीक है। कितना आता है? 100 आता है, ठीक है। लेकिन माइनस करना है शताब्दी साधारण वर्षों की संख्या में। अब बताओ 1 से लेकर 400 तक की गिनती में कितने ऐसे शताब्दी वर्ष आएंगे जो साधारण हैं? तो बताओ 1 से लेकर 400 तक की गिनती में, 1 से लेकर 400 तक की गिनती में कितने ऐसे शताब्दी वर्ष आएंगे जो साधारण हैं? तो आप कहोगे सर पहला आएगा 100, दूसरा आएगा 200, तीसरा आएगा 300 और चौथा आएगा क्या? 400। यही तो 4 आएंगे, ठीक है। अब जब आप चेक करोगे तो इनकी संख्या कितनी है? 3 है। 3 ही तो है ना, यही 3 तो ऐसे हैं जो क्या है? साधारण है। ये ऐसे 3 शताब्दी हैं जो क्या है? साधारण है।
400 शताब्दी तो है लेकिन वो साधारण नहीं है, क्या है, लीप है। और आपको माइनस क्या करना था, साधारण शताब्दी वर्षों की संख्या को। ठीक है, तो इसमें से कितना माइनस कर लेंगे, 3 माइनस कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 97 वर्ष। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि बताइए 400 वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 97 ईयर, 97 वर्ष। क्लियर है। अब देखिए 2 चीजें पूछता है आपसे एग्जाम में, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक चीज और आपसे पूछता है, 2 चीज पूछता है एग्जाम में आपसे। पहला तो आपसे हो गया कि 400 वर्षों में ऐसे कितने वर्ष आएंगे जो क्या होंगे, लीप होंगे, मतलब जिसमें फरवरी 29 की होगी। ठीक है, देखिए 2 टाइप का प्रश्न आपसे पूछता है, उनको मैं आपको नोट डाउन करा लेता हूं। पहला आपसे ये पूछता है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी, या इसको दूसरे शब्दों में पूछ सकता है कि लीप वर्ष। भाई अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की होगी, अगर साधारण होता है तो फरवरी 28 की होती है। तो 400 वर्षों में 29 फरवरी, या इसी को कहते हैं लीप वर्ष, कितनी बार आएगा। ठीक है, एक तो प्रश्न आपसे ये पूछता है, और दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछता है बच्चों कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगा, 29 तारीख कितनी बार आएगा। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी या लीप वर्ष, तो ये मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, कितना आया था, 97 आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर तो 97 होगा। ठीक है, 97 बार। लेकिन अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर 29 फरवरी नहीं दिया है, यहां पर 29 तारीख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि हर एक वर्ष में प्रत्येक महीने में 29 तारीख आती है, केवल फरवरी को छोड़कर। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक वर्ष में हर एक महीने में 29 तारीख आती है, केवल फरवरी को छोड़कर। फरवरी में 29 तारीख तभी आएगी जब वो दिया गया फरवरी या दिया गया वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए हर एक महीने में 29 तारीख, हर एक वर्ष में 29 तारीख आती है। ठीक है, और हर एक वर्ष के हर महीने में 29 तारीख आती है। ठीक है, अब देखिए पहले हम 11 महीने को तो अलग कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के 11 महीनों को हमने अलग कर लिया, प्रत्येक वर्ष के 11 महीने को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया, कि देखिए एक वर्ष के 11 महीने को हमने अलग कर लिया और प्लस फरवरी को हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक 11 महीने के, भाई अगर फरवरी को हटा दें तो हर महीने में 29 तारीख एक बार आएगी, चाहे कोई सा भी महीना हो। भाई जनवरी हो तब भी 29 आना है, फरवरी लीप होगा तब 29 आएगा, साधारण होगा तो 28 आएगा, लेकिन मार्च अप्रैल इसके अलावा जितना भी महीना है उन सब में 29 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर एक महीने में एक बार तो 11 महीने में 11 बार, तो 400 महीने में 400 इंटू क्या, 11। ठीक है भाई, एक महीने में एक बार तो एक वर्ष में 11 बार। ठीक है, तो 400 वर्षों में 400 इंटू 11। ये तब की कहानी है जब उसमें फरवरी शामिल नहीं है। ठीक है, अब प्लस, अब हमको इस 400 वर्षों में ऐसी फरवरी को लेना है जिस फरवरी में क्या आ रही होगी, 29 तारीख आ रही होगी। ठीक है, और अभी हमने उस फरवरी को निकाला है कि इस 400 वर्षों में 29 तारीख वाली फरवरी कितनी बार आ रही होगी, तो कितनी बार आ रही होगी बच्चों, 97 बार आ रही होगी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 97। क्लियर है भाई, हमको सभी फरवरी थोड़ी ना लेना है,
आ रही बात समझ में? हमको केवल उस फरवरी को लेना है जिसमें क्या आए, 29 आए। और बताओ 400 वर्षों में ऐसी कितनी फरवरी है, 97 है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4400 प्लस 97। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4497 बार। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको करवा दिया कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो 97 बार आती है। और 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो ये आती है 4497 बार। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए, तो देखिए आज की क्लास में हमने दो चीजें डिस्कस की। पहला कि आपका लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपका लीप वर्ष अगर आपको ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगली क्लास में इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका अतिरिक्त दिन क्या होता है, क्योंकि देखिए सारा खेल कैलेंडर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो केवल दो चीजों से लगने वाले हैं, एक तो आपका लीप वर्ष और दूसरा आपका अतिरिक्त दिन। अगर ये दो चीज आपको निकालना आ गया तो आपका कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कोई भी दिया गया ईयर हो, ठीक है, कोई भी दिया गया ईयर हो, चलिए वो जब मैं आपको अतिरिक्त दिन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको अतिरिक्त दिन में उसका यूज होगा। यहां पर अतिरिक्त दिन, यहां पर उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अतिरिक्त दिन। चलिए, थैंक यू।